हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BPSC 104 ब्लॉक सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज़ वोटिंग बिहेवियर? डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। Voting is one of the most important rights in a democracy. Introduction. डेमोक्रेसी में वोटिंग सबसे बड़ा अधिकार है। इसके ज़रिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। लोग रैंडमली वोट नहीं देते, उनका फैसला कोई सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जिस तरह से लोग ये डिसाइड करते हैं कि वोट किसे देना है, उस पूरी प्रोसेस और पैटर्न को वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर, इसका मतलब है वोटर्स का वो पैटर्न जिसके बेसिस पर वो इलेक्शंस में अपना फैसला लेते हैं। इसमें ये स्टडी की जाती है कि जो लोग किसी खास कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को ही वोट क्यों दे रहे हैं। अलग अलग वोटर्स अलग तरीके से वोट करते हैं क्योंकि उन पर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और लीडरशिप जैसे फैक्टर्स का असर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वोटिंग बिहेवियर। इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को कई चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जिसमें से फर्स्ट है कास्ट। इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है कास्ट। कास्ट लॉयल्टी, बहुत सारे वोटर सिर्फ अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को वोट देना पसंद करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उन्हें लगता है कि अपनी कास्ट के कैंडिडेट उनके इंटरेस्ट, उनके फ़ायदे और अच्छे से जानते हैं और ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। कई स्टेट्स में इलेक्शंस पूरी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स पर ही डिपेंड करता है। रिलीजन, इंडिया में रिलीजन या धर्म भी वोटर्स के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ वोटर्स उन पार्टीज़ या कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो उनके रिलीजियस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश में सभी लोग सिर्फ धर्म पर वोट नहीं देते। आजकल बहुत से वोटर्स रिलीजन से ऊपर उठकर डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। क्लास, किसी भी वोटर की इकोनॉमिक स्टेटस मतलब पैसा और समाज में उनका वर्ग उनके वोटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। अलग अलग क्लासेस जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास सिटीजन्स अक्सर उन पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जिनकी पॉलिसीज़ उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाती हैं। आमतौर पर लोग उन पार्टीज़ को वोट ज़्यादा देते हैं जो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने का वादा करती हैं। नेक्स्ट है जेंडर। महिलाओं मतलब वुमेन और मेन की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। महिलाओं के वोटिंग चॉइसेस पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी और वेलफेयर स्कीम्स जैसे मुद्दे बहुत गहरे असर डालते हैं। पिछले कुछ सालों में इलेक्शंस में वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लीडरशिप, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की पॉपुलैरिटी और उनकी पर्सनैलिटी वोटर्स के बिहेवियर पर बड़ा असर डालती है। जो लीडर्स आकर्षक होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और पूरे इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड मैनिफेस्टोज। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं जिसमें उनके प्रॉमिसेस और आगे की पॉलिसीज़ लिखी होती हैं। समझदार वोटर्स इन सभी प्रोग्राम और वादों को अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि किसे वोट देना चाहिए। डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, लोग अक्सर सरकारों को उनके पिछले काम या परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करते हैं। देश में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज वोटर के फैसले को सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो वोटर्स एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर होते हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आते। ऐसे वोटर्स कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड और उनकी पॉलिसीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ध्यान से उसको एवेल्यूएट करते हैं और अपना कीमती वोट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मीडिया एंड सोशल मीडिया। टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पब्लिक ओपिनियन को बनाने और बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स तय करते हैं कि जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर को किस तरह से देखती है, यानी उनकी अच्छी या बुराई इमेज बनाने में मीडिया का बड़ा हाथ होता है। आजकल लोग न्यूज़ और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए पूरी तरह मीडिया पर डिपेंड रहते हैं और उनके वोटिंग चॉइसेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कौन? मीडिया करता है। ठीक है, कंक्लूजन, वोटिंग बिहेवियर किसी एक चीज़ से तय नहीं होती, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर, लीडरशिप, डेवलपमेंट, एजुकेशन और मीडिया। वोटिंग बिहेवियर को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट और समझने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये पता चलता है कि देश में डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है। इंडिया के अंदर वोटिंग बिहेवियर यहाँ की सोशल रियलिटीज़ और लोगों की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन दोनों का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, कास्ट इंडिया की सबसे पुरानी सोशल इंस्टीट्यूशन में से एक है। हालांकि मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन की वजह से समाज में बहुत बदलाव आए हैं, फिर भी वोटिंग पैटर्न्स पर कास्ट का असर बहुत ही गहरा है। इंडियन इलेक्शंस में कास्ट आज भी एक सबसे बड़ा और मुख्य डिसीजन मेकिंग फैक्टर बना हुआ है। मीनिंग ऑफ कास्ट, कास्ट एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से शामिल होता है। ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी को अलग अलग कास्ट ग्रुप्स में बांटा गया है और हर एक ग्रुप की अपनी डिस्टिंक्ट सोशल आइडेंटिटी मतलब सामाजिक पहचान होती है। वक्त के साथ साथ ये कास्ट सिस्टम देश की राजनीति और इलेक्शंस में बहुत मजबूती से जुड़ गया है। कास्ट एंड वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर का मतलब है वोटर्स का इलेक्शन में फैसला लेने का तरीका। इंडिया में बहुत सारे वोटर्स कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनते वक्त उनकी कास्ट को ध्यान में रखते हैं। रीजंस फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, कास्ट राजनीति को क्यों अफेक्ट करती है? उसके मेन रीजंस हैं सोशल आइडेंटिटी, लोगों को अपने कास्ट ग्रुप से एक अपनापन और गहरा अटैचमेंट फील होता है। वोटर्स अक्सर अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना आदमी उनके इंटरेस्ट को सबसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पाएगा और प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्सर वोटर्स को उनकी जाति के नाम पर मोबिलाइज करती है। पार्टीज़ किसी भी एरिया में टिकट देने से पहले वहाँ की कास्ट कंपोजिशन को अच्छे से चेक करती है और फिर उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है। रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे वोटर्स को लगता है कि उनकी अपनी जाति का कैंडिडेट उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। उनका पूरा भरोसा होता है कि उनका अपना नेता उनके विकास और वेलफेयर के लिए ज़्यादा मेहनत से काम करेगा। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़, जो कास्ट हिस्टोरिकली पिछड़ी हुई रही है वो अक्सर उन पार्टीज़ को वोट देती हैं जो उन्हें सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का वादा करती हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, मार्जिनलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन, इससे समाज के पिछड़े और शोषित ग्रुप्स को राजनीति में अपनी बात रखने का मौका और रिप्रेजेंटेशन मिलता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये पिछड़े वर्ग के आम लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने और वोट करने के लिए एनकरेज करता है। वॉइस टू वीकर सेक्शन, इससे समाज के कमज़ोर और वीकर सेक्शंस को अपनी तकलीफ़ों और कंसर्न्स सरकारी लेवल पर उठाने की ताकत मिलती है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड डिविजन्स, ये समाज को जातियों के नाम पर बांटता है, डिविजन्स क्रिएट करता है जिससे आपस में दुश्मनी या भेदभाव बढ़ता है। रिड्यूसेस फोकस ऑन डेवलपमेंट इश्यूज, कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से असली मुद्दे जैसे रोड, पानी, बिजली, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पीछे छूट जाते हैं। लोग विकास के बजाय जाति देखकर वोट देने लगते हैं। एनकरेजेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये ऐसी राजनीति को बढ़ावा देता है जहां लोग देश हित के बजाय सिर्फ अपनी जाति या आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। मे वीकन नेशनल यूनिटी, जब समाज
जातियों में बढ़ जाता है तो इससे आपस में मतभेद बढ़ते हैं जो देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर कर सकता है। चेंजिंग ट्रेंड्स। आज के समय में हालांकि कास्ट अभी भी इम्पॉर्टेंट है, पर वोटर्स अब भी सिर्फ जाति नहीं देखते, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, लीडरशिप और गवर्नेंस जैसे मुद्दों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन और बढ़ती राजनीतिक जागरूकता की वजह से कई एरियाज़ में कास्ट का जो इंक्लूसिव असर था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर कंक्लूजन। इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को तय करने में कास्ट अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये वोटर्स की चॉइस, पार्टीज की स्ट्रेटजी और इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अब यह असर धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है क्योंकि लोग अब डेवलपमेंट इश्यूज और बढ़ती पॉलिटिकल अवेयरनेस को ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लास ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। व्हाट इज क्लास? क्लास का मतलब होता है समाज में किसी व्यक्ति या ग्रुप की इकोनॉमिक पोजीशन। ठीक है, किसी भी इंसान की इनकम, ऑक्यूपेशन, वेल्थ और सोशल स्टेटस से उसकी क्लास तय होती है। ये सारी चीज़ें लोगों के इंटरेस्ट और उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को बदल देती हैं, इसलिए चुनाव की राजनीति में क्लास एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीनिंग ऑफ क्लास। क्लास उन लोगों का ग्रुप होता है जो लगभग एक जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल स्टेटस शेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास। अपर क्लास, अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन। मिडिल क्लास में कौन आता है? नौकरी पेशा लोग, प्रोफेशनल्स और छोटे व्यापारी। वर्किंग क्लास, फैक्ट्रीज और अलग अलग जगह काम करने वाले मजदूर। फार्मर्स एंड लेबरर्स, किसान और खेती बाड़ी में मजदूरी करने वाले लोग। ठीक है, क्लास एंड वोटिंग बिहेवियर। अलग अलग क्लासेस की ज़रूरतें और सरकार की उम्मीदों में बहुत फ़र्क होता है। इस फ़र्क की वजह से ये अलग अलग वर्ग किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं जो उनके हित में काम करती हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वोटर्स आमतौर पर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देना पसंद करते हैं जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन्हें सीधा फ़ायदा पहुंचाती हैं। क्लास वाइज चॉइसेस। ये लोग उन पार्टीज़ को वोट देते हैं जो फ्री राशन, सब्सिडीज़, हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटीज़ का वादा करती हैं। कौन? पुअर और वर्किंग क्लास। मिडिल और अपर क्लास किसको वोट देती हैं? ये लोग उन पार्टीज़ को प्रेफर करती हैं जो टैक्स रेट्स कम करने, बिजनेस को बढ़ाने देने और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे वोटर्स के लिए नौकरी और अच्छी इनकम सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नए जॉब क्रिएशन का वादा करती हैं। किसान ऐसी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाती हैं, जबकि वर्कर्स उन पार्टीज़ को चुनते हैं जो लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स के हित की बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स वोटर्स के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। ये स्कीम्स खासकर समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए बहुत मायने रखती है, जैसे फ्री राशन, पेंशन या हाउसिंग स्कीम्स। टैक्सेशन पॉलिसीज़। जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स और हायर इनकम क्लासेस होते हैं उनका मेन फोकस सरकार की टैक्सेशन पॉलिसीज़ पर होता है। ये लोग ऐसी पॉलिसीज़ और पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने, टैक्स कम करने और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं। डेवलपमेंट इश्यूज़। अलग अलग क्लासेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके विकास के कामों के आधार पर इवेल्युएट करती हैं। वोटर्स देखते हैं कि पार्टी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर कितना और कैसे काम किया। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्लास इन्फ्लुएंस। समाज में लोगों के क्लास राजनीति को तीन मुख्य तरीकों में इन्फ्लुएंस करता है। इसमें इलेक्टोरल कैंपेन्स।
इलेक्शंस के दौरान होने वाले कैंपेन्स और भाषण अलग अलग क्लास जैसे किसान, मजदूर या मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडाज और कार्यक्रम उन्हीं मुद्दों पर बनाती है जो किसी खास क्लास को पसंद आए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सरकार बनने के बाद पॉलिसीज़ बनाते वक्त अलग अलग क्लासेस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। वोटिंग प्रेफरेंसेस, वोटर्स अपना वोट देते वक्त ये ज़रूर देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके क्लास के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रही है। लिमिटेशन, इंडिया में वोटिंग बिहेवियर को सिर्फ आर्थिक वर्ग के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यह क्लास हमेशा कास्ट, रीजनल आइडेंटिटीज़ के साथ मिलकर काम करती है। इसीलिए सिर्फ आर्थिक स्थिति देखकर किसी के वोट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कंक्लूजन, क्लास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये लोगों के आर्थिक हितों और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को शेप करता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ऐसी पॉलिसीज डिज़ाइन करती हैं जिससे अलग अलग क्लासेस का सपोर्ट उन्हें मिल सके। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हालांकि किसी वोटिंग बिहेवियर पर असर डालती है, पर इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में ये हमेशा दूसरे सामाजिक और राजनीतिक फैक्टर्स जैसे कास्ट और रिलीजन के साथ मिलकर ही अपना असर दिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्कस जेंडर एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। इंट्रोडक्शन, किसी भी डेमोक्रेसी में जेंडर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज़ वोटिंग बिहेवियर? इसका मतलब है कि लोग इलेक्शंस के दौरान अपना वोट देते वक्त किस तरह से डिसीजन लेते हैं। राइजिंग फीमेल पार्टिसिपेशन, इंडिया में पिछले कुछ सालों में इलेक्शंस के अंदर वुमेन की भागीदारी पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, आज के समय में महिलाएं सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं हैं बल्कि वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एक्टिव तरीके से हिस्सा ले रही हैं। शेपिंग चॉइसेस, जेंडर की वजह से लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ और वोटिंग पैटर्न्स बदल जाते हैं। मीनिंग ऑफ जेंडर एंड वोटिंग बिहेवियर। व्हाट इज़ जेंडर? जेंडर का मतलब है कि होता है कि समाज में मैन और वुमेन को दिए गए सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां और पहचान। ठीक है। डिसीजन फैक्टर्स, वोटिंग बिहेवियर उन कारणों और फैक्टर्स को कहते हैं जो लोगों के वोटिंग डिसीजंस को डायरेक्ट असर पहुंचाते हैं। डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, मैन और वुमेन दोनों की सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स अलग हो सकते हैं। इसी फर्क की वजह से जेंडर लोगों के इलेक्टोरल चॉइसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। आज़ादी के शुरुआती सालों में इलेक्शंस के अंदर महिलाओं के पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। इसका मुख्य कारण इलिटरेसी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस थे। द पॉजिटिव शिफ्ट, वक्त के साथ साथ महिलाओं की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है। हाई वोटर टर्नआउट, इस बदलाव की वजह से चुनाव में वोट देने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल के कई इलेक्शंस में तो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के बराबर या उनसे ही ज़्यादा होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वुमेन्स वोटिंग बिहेवियर। वेलफेयर स्कीम्स, महिलाएं अक्सर उन पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं जो उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू करती हैं। इन योजनाओं में हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस शामिल होती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश या स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कैसी है, महिलाएं कितनी सेफ हैं और डोमेस्टिक वायलेंस या क्रिमिनल के खिलाफ सरकार कितना सख्त कदम उठाती हैं, ये सब देखकर ही वो अपना वोट डिसाइड करती हैं। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं उन पार्टीज़ को वोट देना पसंद करती हैं जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली पॉलिसीज़ पर महिलाओं का झुकाव ज़्यादा होता है। ठीक है। फैमिली एंड सोशल इन्फ्लुएंस, कुछ रूरल और पिछड़े इलाकों में आज भी परिवार के बड़े सदस्य तय करते हैं कि महिलाएं किसे वोट देंगी।
लेकिन जैसे जैसे महिलाएं पॉलिटिकली अवेयर हो रही हैं, परिवार का ये दबाव और इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, मीडिया एंड एजुकेशन। एजुकेशन और मीडिया के बढ़ते यूज़ की वजह से महिलाओं तक हर तरह की जानकारी पहुंच रही है। इस अवेयरनेस की बदौलत अब महिलाएं बिना किसी के भड़कावे में आए खुद समाज में सोच समझकर अपने इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लेने लगी हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। महिलाएं अब किसी भी इलेक्शन में एक बहुत बड़ा और डिसीसिव वोट बैंक बन चुकी हैं। उनका सपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताया हरा सकता है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज अब महिलाओं के वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मुद्दों पर फोकस करती हैं और उनके वेलफेयर्स और एम्पावरमेंट को बड़ा वादा करती हैं। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? काफ़ी सुधार के बाद भी आज भी कुछ मुख्य चैलेंजेस सामने आते हैं। जेंडर इनइक्वालिटीज़, लोअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन सम एरियाज, सोशल बैरियर्स टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? जेंडर इंडिया के वोटिंग बिहेवियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और महिलाएं अब इलेक्शंस में एक ताकतवर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं। महिलाओं के वोटिंग डिसीजन को मुख्य रूप से वेलफेयर स्कीम, सेफ्टी, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े मुद्दे चुनते हैं और बदलते हैं। जैसे जैसे राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, जेंडर का असर इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एग्जामिन द पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है। इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जिनकी अपनी डाइवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ मुख्य रूप से इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा संख्या में कंसंट्रेटेड हैं। ठीक है। मीनिंग ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनली खास जोग्राफिकल एरियाज जैसे जंगल या पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। इनकी अपनी एक अलग और डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइब्स। इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के खास कानून और प्रोविजंस बनाए गए ताकि ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एनकरेजिंग गवर्नेंस। इन कानूनों के मकसद ट्राइबल लोगों को देश की गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में सीट्स रिजर्व किए जाने की वजह से अब पॉलिटिक्स में ट्राइबल रिप्रेजेंटेशंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पॉलिटिकल रोल ऑफ ट्राइब्स। ट्राइब्स राजनीति में किस तरह का रोल प्ले करती हैं, उसकी शुरुआती 2 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ट्राइबल कम्युनिटीज़ चुनाव में बहुत एक्टिवली पार्ट लेती हैं और वोट करती हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उनका ये एक्टिव पार्टिसिपेशन देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की प्रक्रिया को मजबूत करने में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। रिप्रेजेंटेशन। कुछ एरियाज़ को रिजर्व्ड जैसे कि एसटी सीट्स घोषित किया जाता है जहां से सिर्फ ट्राइबल कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये रिजर्व्ड सीट्स ये इंश्योर करती हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास अपने खुद के लीडर्स हों जो सांसद या विधानसभा में उनके इश्यूज और कंसर्न्स को ज़ोर शोर से उठा सकें। ठीक है। डिमांड फॉर राइट्स। ट्राइबल ग्रुप्स ने अपने अधिकारों के लिए कई बड़े संगठन और मूवमेंट्स चलाए हैं। उनकी मुख्य मांग होती है उनके लैंड राइट्स, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। स्टेटहुड। कई ट्राइबल मूवमेंट्स ने अपने लिए अलग स्टेट्स या ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग की है ताकि वो अपने तरीके से विकास कर सकें। एग्जाम्पल,
इसका सबसे बड़ा उदाहरण झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स का बनना है। झारखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन को वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बहुत मजबूती से सपोर्ट किया था। डेवलपमेंट इश्यूज़, ट्राइबल वोटर्स के लिए उनके इलाकों में बेसिक फैसिलिटीज़ का पहुंचाना सबसे बड़ा मुद्दा होता है। वो अक्सर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देना पसंद करते हैं जो उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने का पक्का वादा करते हैं। नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइब्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में आज भी गरीबी और नौकरियों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, माइंस और इंडस्ट्रीज़ लगने की वजह से इन लोगों को अपनी ज़मीन और घर छोड़ना पड़ता है, जो एक बड़ा मुद्दा है। लैक ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल्स और अच्छी शिक्षा की अभी भी काफ़ी कमी है। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, इन क्षेत्रों में बड़े हॉस्पिटल्स या बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ आसानी से नहीं मिलती। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनके इलाकों के नेचुरल रिसोर्सेज का बाहरी लोग फ़ायदा उठाते हैं, पर इसका लाभ स्थानीय ट्राइबल लोगों को नहीं मिल पाता। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राइबल पॉलिटिक्स, ट्राइबल पार्टिसिपेशन देश के डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। यह इंश्योर करता है कि मार्जिनलाइज्ड समाज की आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे। इनके पार्टिसिपेशन से ये लोग देश के बड़े डिसीजंस लेने की प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। जब ट्राइबल लोग राजनीति में शामिल होते हैं तो सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनती है। कंक्लूजन, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण और डिसीसिव रोल प्ले करती है। चुनाव में वोट देकर, सीट्स रिजर्व होने पर, अपना लीडर चुनकर और अलग अलग सोशल मूवमेंट्स के ज़रिए ये देश के विकास और कानून व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती है। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है। जैसे जैसे इनके अंदर एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी, इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इनका पॉलिटिकल रोल और ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस रिलीजन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इंट्रोडक्शन, रिलीजन समाज की एक बहुत बड़ी सोशल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के बिलीव्स, वैल्यूज़ और आइडेंटिटीज़ को शेप करती है। इंडिया में रिलीजन ने हमेशा से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और वोटिंग बिहेवियर में एक बड़ा रोल प्ले किया है। हालांकि आजकल के बहुत से वोटर्स डेवलपमेंट और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हैं, फिर भी रिलीजियस आइडेंटिटी कई बार उनके पॉलिटिकल चॉइसेस को गहरे से असर पहुंचा ही देती हैं। मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड वोटिंग बिहेवियर, रिलीजन का मतलब है बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़ का एक पूरा सिस्टम जिसे एक कम्युनिटी फॉलो करती है। वोटिंग बिहेवियर, इसका मतलब है वो सारे रीजंस और फैक्टर्स जिसके बेसिस पर वोटर्स इलेक्शन के दौरान अपना फैसला लेते हैं। कनेक्शन क्या है, जब लोग वोट देते वक्त कैंडिडेट या पार्टी की नीतियों को अपने धार्मिक हितों से जोड़कर देखते हैं, तब रिलीजन वोटिंग बिहेवियर का एक डिटर्मिनेंट बन जाता है। अब क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन वोटिंग बिहेवियर। रिलीजियस आइडेंटिटी, बहुत सारे वोटर्स अपनी रिलीजियस कम्युनिटी से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इलेक्शंस के दौरान कई पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीजियस सिंबल्स, फेस्टिवल्स या धार्मिक मुद्दों का सहारा लेते हैं। ठीक है। कम्युनिटी लीडरशिप, धार्मिक गुरु, पंडित, मौलवी या प्राइस्ट जैसे रिलीजियस लीडर्स का जनता पर बड़ा असर होता है। ये लीडर्स कई बार सीधे या इशारों में किसी पार्टी को सपोर्ट करने की अपील करते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन और लोगों की वोटिंग चॉइसेस को बदल देते हैं। फिर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कंसर्न्स, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की सरकार से उम्मीदों में फ़र्क होता है। वोटर्स अक्सर उसी पार्टीज़ को चुनते हैं जो उनके डर को दूर करें और उन्हें सुरक्षा दें, उनकी पहचान को बनाए रखें। ठीक है।
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये लोगों की राजनीति में इंटरेस्ट लेने और वोट दे करने की जागरूक करते हैं। प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, इससे अलग अलग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और ग्रुप्स को सांसद से विधानसभा में अपनी आवाज़ रखने का मौका मिलता है। हेल्प्स रेज इश्यूज अफेक्टिंग रिलीजियस ग्रुप्स, ये उन मुद्दों और तकलीफ़ों को सरकारी लेवल पर उठाने में मदद करता है जो किसी खास रिलीजियस कम्युनिटी को फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अब नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, नेगेटिव कैन लीड टू कम्युनल टेंशंस, encourages identity based politics, may divert attention from development issues, can weaken social harmony। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है अब इसका। इंडिया एक सेकुलर देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और आज़ादी देता है। आइडियली किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में मुद्दे जनता की भलाई, डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर आधारित होना चाहिए, ना कि रिलीजियस डिविजन्स पर। कंक्लूजन, रिलीजन इंडिया में लोगों की आइडेंटिटीज़ और उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को शेप करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। जहां एक तरफ ये कम्युनिटीज़ को अपने कंसर्न्स और तकलीफ़ों को उठाने का मौका देते हैं, वहां दूसरी तरफ राजनीति में धर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ समाज में बंटवारा पैदा कर देता है। इसीलिए देश की अखंडता और लोकतांत्रिक विकास के लिए एक बैलेंस्ड और सेकुलर अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज किसी भी इंसान की संस्कृति और पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इंडिया के मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ सैकड़ों अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस वजह से लैंग्वेज यहाँ के पॉलिटिकल मूवमेंट्स, रीजनल एस्पिरेशन और वोटिंग बिहेवियर को गहरा इन्फ्लुएंस करती है। मीनिंग क्या है इसका, लैंग्वेज पॉलिटिक्स का मतलब है ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पर बेस होती हूँ। भाषा तब राजनीति में इम्पॉर्टेंट बन जाती है जब लोग अपनी लैंग्वेज के लिए रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन की मांग करते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, रीजनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज लोगों की रीजनल आइडेंटिटी को मजबूत करती है और उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को तय करती है। बहुत सारे रीजनल पार्टीज़ लोकल लैंग्वेज को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं कि जनता का दिल जीत सकें। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन में भाषा ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई स्टेट्स भाषा के अंदर आधार पर बनाए गए, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। इलेक्टोरल कैंपेन्स, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान वोटर से इफेक्टिवली कनेक्ट करने के लिए हमेशा लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस का यूज़ करती हैं। लोकल लैंग्वेजेस में कई भाषा और कैंपेन्स वोटर्स के दिल को जल्दी छूती हैं और उन्हें पार्टी के ज़्यादा करीब लाते हैं। कल्चरल प्रिजर्वेशन, बहुत सारे वोटर्स उन्हीं पार्टीज़ को वोट देते हैं जो उनकी मातृभाषा और संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रमोट करें। ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज़, भाषा के आधार पर चलने वाले आंदोलनों ने कई स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ के जन्म और ग्रोथ में मदद की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, भाषा पर आधारित राजनीति के कुछ अच्छे असर क्या होते हैं, स्ट्रेंथन्स कल्चरल आइडेंटिटी, ये लोगों के अंदर अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान और आइडेंटिटी को मजबूत करता है। एनकरेजेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करता है। रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेगेटिव, कैन क्रिएट रीजनल डिविजन्स, ये देश के अलग अलग इलाकों के बीच भेदभाव और रीजनल डिविजन्स पैदा कर सकती हैं। मे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स,
दो अलग भाषा बोलने वाले ग्रुप्स के बीच आपस में मतभेद या झगड़ा शुरू हो सकते हैं। समटाइम्स वीकन्स नेशनल इंटीग्रेशन, जब लोग सिर्फ अपनी भाषा को आगे रखते हैं तो इससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होती है। कंक्लूजन, लैंग्वेज इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को तय करने वाले एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। ये लोगों की रीजनल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और वोटर प्रेफरेंस को सीधे रूप से बदलती है। हालांकि लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लेकिन देश के हित के लिए इसको नेशनल यूनिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस एथनिसिटी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। एथनिसिटी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सोशल फैक्टर है जो पॉलिटिक्स और वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में एथनिक आइडेंटिटीज़ लोगों के पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस और इलेक्टोरल आउटकम्स को शेप करती हैं। मीनिंग क्या है? एथनिसिटी उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो आपस में एक जैसी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इसमें एक जैसी लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कस्टम्स शामिल होते हैं। जो लोग एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके आपस में एक बहुत मजबूत सेंस ऑफ आइडेंटिटी और भाईचारा डेवलप हो जाता है। ठीक है। एथनिसिटी एंड वोटिंग बिहेवियर, किसी भी व्यक्ति की एथनिक आइडेंटिटी ये तय करने में बड़ा रोल प्ले करती है कि वो किसे वोट देंगे और किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिसिटी ऑन वोटिंग बिहेवियर, ग्रुप आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी लोगों के अंदर एक गहरा अपनापन और फीलिंग को बिलोंगिंग पैदा करती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर चुनाव जीतने के लिए एथनिक ग्रुप्स पर वोटर्स को एकजुट करती हैं। डिमांड फॉर रिकॉग्निशन, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देना पसंद करते हैं जो उनकी लैंग्वेज, कल्चर और बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। रीजनल मूवमेंट्स, इंडिया में चलने वाले कई रीजनल और ऑटोनॉमी मूवमेंट्स एथनिक आइडेंटिटीज से ही इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, एथनिक कम्युनिटीज़ हमेशा राजनीति में अपना सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स, एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती हैं। प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन देती है किसको? माइनॉरिटी ग्रुप्स को। प्रमोट्स कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चर की प्रिजर्वेशन करने के लिए प्रमोट करती है। नेगेटिव इफेक्ट, कैन क्रिएट सोशल डिवीजन क्रिएट कर सकता है। एनकरेज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, may lead to ethnic conflicts, may reduce focus on national issues. चेंजिंग ट्रेंड्स, आज के समय में बहुत सारे वोटर्स अपनी एथनिक आइडेंटिटी के अलावा डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, गवर्नेंस ऐसे मुद्दों को ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है। कंक्लूजन, इंडिया की वोटिंग बिहेवियर को तय करने के वाला एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा डिटर्मिनेंट है। ये लोगों की पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, इलेक्टोरल चॉइसेस और पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेटजीज़ को सीधे रूप से शेप करता है। ठीक है। होपफुली आपको ब्लॉक सेकंड अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।